बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। डियर स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो लेक्चर के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं हाइगन प्रिंसिपल को। हाइगन प्रिंसिपल जैसा कि मैंने पहले लेक्चर के इंट्रोडक्शन में आप लोगों से बात करते हुए कहा था कि हाइगन वो साइंटिस्ट है जो इस चीज़ पे बिलीव करता था कि लाइट एक जगह से दूसरी जगह तक ट्रैवल करते हुए वेव की शक्ल में ट्रैवल करती है। फिर उसने वेव के अंदर तमाम क्रस्ट को मिलाकर एक सरफेस कंस्ट्रक्ट की थी। उस सरफेस को उसने वेव फ्रंट का नाम दिया था। तो फिर हम कह सकते हैं कि लाइट वेव फ्रंट की शक्ल में एक जगह से दूसरी जगह तक ट्रैवल कर रही होती है। तो बच्चों, हम इस हाइगन की इस बात के ऊपर ज़रा गौर करें तो हाइगन एक वेव फ्रंट से दूसरी वेव फ्रंट कैसे बनती है उसका तरीकाकार हमें समझाता है। फिर उससे अगली वेव फ्रंट एट अ सर्टेन पोजीशन किस तरह से कंस्ट्रक्ट होती है वो इंफॉर्मेशन मिल जाती है, एंड सो ऑन। तो आइए ज़रा चल के देखते हैं कि हाइगन किस तरीके से हमें अपनी बात को समझाता है। हाइगन दो पास्टुलेट्स कंसिडर करता है जिन पास्टुलेट्स के ऊपर इसके यानी दो स्टेप्स कह लें, दो स्टेप के ऊपर इसकी थ्योरी जो है वो बेस करती है कि किस तरह से एक वेव फ्रंट से अगली वेव फ्रंट की पोजीशन कंस्ट्रक्ट होती है, फिर उससे अगली वेव फ्रंट जो है वो कैसे बन रही होती है। तो इसके दो सिंपल से प्रिंसिपल्स हैं, दो पार्ट्स के अंदर इसका प्रिंसिपल बटा हुआ है। तो हम कहते हैं कि यूजिंग हाइगन प्रिंसिपल using Huygens principle we can construct position of new wavefront चूंकि अब हम इस चैप्टर के अंदर इस बात को साबित करना है कि वेव नेचर ऑफ लाइट होती है। लाइट एक जगह से दूसरी जगह तक वेव की शक्ल में ट्रैवल करती है, और इसको साबित करने के लिए जो हमने एक्सपेरिमेंट्स करने हैं इंटरफेरेंस का, डाइफ्रैक्शन का, उसके लिए जो ज़रूरी चीज़ है वो है वेव फ्रंट। इसलिए हाइगन ने एक वेव फ्रंट से अगली वेव फ्रंट किस तरह से कंस्ट्रक्ट होती है उसके बारे में हमें इंफॉर्मेशन जो है वो प्रोवाइड की। तो इस प्रिंसिपल consists on two parts। दो पार्ट से मिलकर इसका ये प्रिंसिपल कंप्लीट होता है, जिसमें बेटे हम इसका पहला पार्ट कंसिडर करें तो हमें ये पता चलता है, कहता है कि कंसिडर all the points on first wavefront कि पहले वेवफ्रंट के ऊपर जो तमाम पॉइंट्स हैं एक्ट एज सोर्स ऑफ सेकेंडरी वेवलेट। वेवलेट्स कि पहली वेवफ्रंट के ऊपर तमाम पॉइंट्स जो हैं वो सोर्स ऑफ सेकेंडरी वेवलेट के तौर पर एक्ट करते हैं। वेवलेट बोलते हैं वेव फ्रंट का एक छोटा सा पार्ट। वेव फ्रंट का छोटा सा पार्ट जनरेट करते हैं पहली वेव फ्रंट के ऊपर मौजूद तमाम जो पॉइंट्स हैं, और वो
भी एक किस्म की छोटी छोटी वेव्स ही इमिट करते हैं, जिसे वेवलेट्स का नाम दिया जाता है, और वो प्रोपेगेट करते हैं, यानी आगे की तरफ उन वेव्स को भेजते हैं विद स्पीड ऑफ लाइट। तो हम एक वेव फ्रंट कंसिडर करते हैं। लेट कंसिडर वी हैव अ स्फेरिकल वेव सोर्स, और मैंने पहले लेक्चर में आपको बताया था कि अगर स्फेरिकल सोर्स हो और पॉइंट सोर्स हो तो वो स्फेरिकल वेव फ्रंट कंस्ट्रक्ट करेगा। तो ये वेव फ्रंट पूरी की पूरी ऐसे स्फेरिकल होगी, लेकिन मैं इसका सिर्फ आधा पार्ट्स जो है वो कंस्ट्रक्ट करता हूँ कि मेरे पास ए से लेकर बी तक एक वेव फ्रंट का एक मैंने पार्ट कंसिडर किया। दिस इज फर्स्ट वेव फ्रंट, और फर्स्ट वेव फ्रंट एट टाइम इंटरवल टी। तो मैंने ये चीज भी बताई थी कि इसका रेडियस फिर हो जाएगा c मल्टीप्लाई टी। आप इसको किसी खास इंटरवल के बाद, किसी टाइम इंटरवल डेल्टा टी के बाद इसकी पोजीशन को फाइंड आउट करना चाहते हैं। तो पहला पोस्टुलेट है कि पहली वेव फ्रंट के ऊपर, पहली बात तो यह है कि मैंने पूरी स्फेरिकल वेव फ्रंट नहीं बनाई, मैंने आधी बनाई है। तो पहली वेव फ्रंट के ऊपर तमाम पॉइंट्स जो हैं ये एक्ट करते हैं एज अ सोर्स ऑफ सेकेंडरी वेवलेट, यानी अगली वेवलेट बनाने के लिए। और वेवलेट इज व्हाट? अ पार्ट ऑफ वेव फ्रंट, कि छोटा सा पार्ट अगली वेव फ्रंट बनाने के लिए ये जो पॉइंट्स हैं ये सोर्स के तौर पर एक्ट करेंगे। ये बच्चों क्या करेंगे, ये आगे फर्दर वेव फ्रंट्स बनाएंगे, और इसकी वेव फ्रंट्स भी मैं आधी आधी बनाऊंगा। ये छोटी छोटी वेव फ्रंट्स बनाएंगे। हर एक पॉइंट एक सोर्स ऑफ लाइट के तौर पर एक्ट कर रहा है, और वो आगे अपनी अपनी वेव फ्रंट्स जो हैं वो बनाए जा रहे हैं। ये छोटी छोटी वेव फ्रंट्स बन गई, और ये वेव फ्रंट्स भी आधी आधी मैंने बनाई है, यानी एक्चुअली में ये वाली वेव फ्रंट इस सोर्स की पूरी है, इस सोर्स की ये वेव फ्रंट है, इस सोर्स की ये वेव फ्रंट, इस सोर्स की ये वेव फ्रंट है। इसको हमने कंसिडर किया है कि कंसिडर ऑल द पॉइंट्स ऑन फर्स्ट वेव फ्रंट, और वो फर्स्ट वेव फ्रंट है ए बी। इसके ऊपर जो जितने भी मैंने ब्लैक डॉट लगाए हैं ये ऑल द पॉइंट्स ऑन फर्स्ट वेव फ्रंट एक्ट एज अ सोर्स ऑफ सेकेंडरी वेवलेट। ये एक्ट करते हैं सेकेंडरी वेवलेट की सोर्स की तौर पर। दे प्रोपेगेट, ये भेजते हैं, दे प्रोपेगेट प्रोपेगेट वेवलेट्स। ये वेवलेट्स को आगे भेजते हैं विद स्पीड ऑफ लाइट। ये स्पीड ऑफ लाइट से आगे की तरफ वेव को भेज रहे होते हैं। अब दूसरा पॉइंट आपने क्या कंसिडर करना है? पहला पॉइंट कि एक सोर्स से एक वेव फ्रंट बनती है, फिर उस वेव फ्रंट के ऊपर तमाम पॉइंट्स फर्दर सोर्स के तौर पर एक्ट करना शुरू कर देते हैं, यानी वो मेन सोर्स से लाइट लेते हैं और आगे लाइट को भेज देते हैं। इसको हम कह लेते हैं कि ये, इसलिए हमने इसको कहा कि ये कंसिडर करेंगे सोर्स ऑफ, जैसे मून की लाइट अपनी नहीं है, ये सन से लाइट लेता है, एब्जॉर्ब करता है और आगे लाइट दे देता है। इसी तरह इस वेव फ्रंट के ऊपर तमाम पॉइंट के पास अपनी लाइट नहीं है, ये खुद सोर्स नहीं है, इसलिए हमने इसको कंसिडर किया ऑल द पॉइंट्स ऑन फर्स्ट वेव फ्रंट एक्ट एज अ सोर्स, ये सोर्स के तौर पर है। फिर ये आगे वेवलेट्स भेजते हैं, छोटी छोटी वेव्स आगे की तरफ भेज रहे होते हैं। जैसे वो छोटी छोटी वेव्स भेजते हैं और उनकी स्पीड भी स्पीड ऑफ लाइट के बराबर है, तो दूसरा पॉइंट ये है कि आपने एक सरफेस कंस्ट्रक्ट करनी है बाय टचिंग ऑल द वेवलेट। इन तमाम वेवलेट यानी इन तमाम छोटी छोटी वेव्स को ऐड करते हुए एक नई सरफेस कंस्ट्रक्ट करनी है। वो सरफेस हमारे पास होगी अगली वेव फ्रंट। मैंने इस वेवलेट का एक पॉइंट टच किया, अगली वेवलेट का एक पॉइंट, उससे अगली का भी एक, ऐसे तमाम वेवलेट्स को एक एक पॉइंट पर टच करते हुए एक नई रेड सरफेस बना ली, ए प्राइम बी प्राइम, और ये एक नई वेव फ्रंट है, यानी एक नई वेव फ्रंट हमारे पास कंस्ट्रक्ट होगी। पहली वेव फ्रंट के ऊपर तमाम पॉइंट सोर्स ऑफ सेकेंडरी वेवलेट है, जिन्होंने ग्रीन कलर की छोटी छोटी वेव्स भेजी, और उन वेव्स को, उन छोटी छोटी वेवलेट्स को, वो वेव्स तो नहीं कहलाएंगे, उनको वेवलेट्स बोलेंगे, यानी वेव फ्रंट का छोटा सा पार्ट,
उन वेवलेट्स के छोटे छोटे पार्ट्स को जमा किया। जमा करने का मतलब ये होता है कि आप एक लाइन ड्रॉ करें जो तमाम वेवलेट्स को एक पॉइंट पर टच करती हुई आगे गुजरे, तो वो नई सरफेस कंस्ट्रक्ट होगी जो कहलाएगी सेकेंडरी वेव फ्रंट। उसको सेकेंडरी वेव फ्रंट जो है वो हम डिक्लेयर करेंगे। तो सेकेंड पॉइंट यही है हमारे पास कि पोजीशन of secondary wavefront is a surface that touch all the wavelets पोजीशन ऑफ सेकेंडरी वेवफ्रंट, सेकेंडरी वेवफ्रंट की जो पोजीशन होगी इज अ सरफेस, एक ऐसी सरफेस होगी दैट टच ऑल द वेवलेट्स, जो तमाम वेवलेट्स को टच करेगी। और ये सरफेस बेटे हमारे पास नई वेवफ्रंट होगी। दिस सरफेस इज न्यू वेव फ्रंट, ये हमारे पास नई वेव फ्रंट के तौर पर एक्ट करेगी आफ्टर टाइम डेल्टा टी। अगर यहां से लेकर यहां तक टाइम बेटे डेल्टा टी लगता है, तो यहां से यहां तक टोटल टाइम लगेगा टी प्लस डेल्टा टी। तो नई वेव फ्रंट का रेडियस जो आएगा वो आ जाएगा सी इंटू टी प्लस डेल्टा टी, यानी टोटल टाइम t प्लस डेल्टा टी होगा और c उसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा होगा। तो c इंटू डेल्टा टी प्लस टी जो है ये नई वेव फ्रंट का रेडियस जो है वो कंस्ट्रक्ट हो जाएगा। तो ये दो पास्टुलेट्स हैं। पहला पास्टुलेट, पहली वेव फ्रंट के ऊपर तमाम पॉइंट्स को आपने सेकेंडरी सोर्स ऑफ वेवलेट कंसिडर कर लेना है और उससे जो वेवलेट्स निकलेंगी वो भी स्पीड ऑफ लाइट से निकल रही होंगी और उनकी अगर आपने पोजीशन को, नई वेव फ्रंट की पोजीशन को बनाना है, ये वेव फ्रंट है, नई वेव फ्रंट की पोजीशन को अगर आपने डिक्लेयर करना है तो इन तमाम वेवलेट होते हैं छोटी छोटी वेव्स को एक सरफेस के साथ टच करके नई सरफेस कंस्ट्रक्ट करें और वो न्यू सरफेस जो होगी वो न्यू वेव फ्रंट के तौर पर एक्ट कर रही होगी। इस तरीके से आपको ए बी सरफेस से नई सरफेस ए प्राइम बी प्राइम मिल जाएगी जो नई वेव फ्रंट होगी आफ्टर टाइम डेल्टा टी। तो बच्चों अगर पहली आपके पास वेव फ्रंट स्फेरिकल है तो अगली बनने वाली वेव फ्रंट भी स्फेरिकल होगी, जैसे कि इस केस में हमने देखा। और अगर आप पहली वेव फ्रंट आपकी प्लेन वेव फ्रंट है, ये हमारे पास है स्फेरिकल वेव फ्रंट, स्फेरिकल वेव फ्रंट। तो अगर आपके पास प्लेन वेव फ्रंट होगी एक, मसलन मेरे पास है प्लेन वेव फ्रंट ए बी, तो इस प्लेन वेव फ्रंट के ऊपर भी आप यही दो पास्टुलेट्स लगाएंगे कि तमाम पॉइंट्स ऑन द फर्स्ट वेव फ्रंट एक्ट एज अ सोर्स ऑफ सेकेंडरी वेवलेट। ये आगे छोटी छोटी वेवलेट्स बना देंगे। इन तमाम वेवलेट को एक सरफेस के साथ आप टच करके आगे की तरफ आते जाओगे तो ये नई सरफेस कंस्ट्रक्ट होगी ए प्राइम बी प्राइम और यहां से ये डेल्टा टी फासले पर होगी। तो इस तरीके से आप प्लेन वेव फ्रंट से अगली प्लेन वेव फ्रंट भी कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं यूजिंग दिस प्रिंसिपल, प्लेन वेव फ्रंट। तो जो ये था पास्टुलेट हाइगन प्रिंसिपल का, कि हाइगन इस तरह से अपनी बात को बयान करता था कि एक वेव फ्रंट से अगली वेव फ्रंट बनती है, फिर इस वेव फ्रंट के तमाम पॉइंट सोर्स ऑफ सेकेंडरी वेवलेट बनेंगे, वो अगली वेव फ्रंट बना देंगे, उससे अगली वेव फ्रंट बना देंगे, ऐसे ही ये सिलसिला आगे की तरफ चलता जाएगा। अगर हम इसकी इंटरफेरेंस की बात की जाए कि इंटरफेरेंस ऑफ लाइट, जो कि इंटरफेरेंस वो फिनोमिना है जिससे ये चीज साबित होनी है
कि लाइट वेव्स जो हैं वो लाइट वेव की शक्ल रखती है, वेव की मानद एक जगह से दूसरी जगह तक ट्रेवल करती है। तो इस इंटरफेरेंस के फिनोमिना को करवाना आसान नहीं था। यानी जब हाइगन ने ये प्रिंसिपल दिया था कि लाइट वेव की शक्ल में ट्रैवल करती है, तो उसके 100 साल बाद जाकर ये चीज़ साबित होती है कि लाइट वाकई ही वेव नेचर रखती है। यानी 1 साल बाद जाकर इंटरफेरेंस का फिनोमिना परफॉर्म होता है। अगर ये इतना ही आसान होता तो ये हाइगन की बात कहने की देर थी, तो उसका फौरन एविडेंस मिल जाना था कि लाइट ने इंटरफेरेंस कर दी। अगर इंटरफेरेंस इतनी आसान होती तो आसानी से इंटरफेरेंस का फिनोमिना हम जज कर लेते, तो उस इंटरफेरेंस के फिनोमिना से हम प्रूव कर देते कि हाइगन ठीक कह रहा है। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। लाइट की इंटरफेरेंस इतनी आसान नहीं है, ये इतनी जल्दी जल्दी आप लाइट की इंटरफेरेंस नहीं कर सकते। इंटरफेरेंस होती क्या है? इंटरफेरेंस ये होती है कि दो वेव्स अगर एक दूसरे के ऊपर इस तरह से सवार हो जाएं कि एक वेव का क्रस्ट दूसरी वेव के क्रस्ट के ऊपर फॉल हो, तो रिजल्टेंट के अंदर क्रस्ट का एम्पलीट्यूड बढ़ जाएगा। उसको हम बोल देंगे कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। तो हम इस चीज को लिखते हैं कि इंटरफेरेंस ऑफ टू वेव्स। पहली पॉसिबिलिटी ये है कि वो कंस्ट्रक्टिव हो सकती है। दूसरी पॉसिबिलिटी ये है कि वो डिस्ट्रक्टिव हो सकती है। डिस्ट्रक्टिव। कंस्ट्रक्टिव का मतलब ये है कंस्ट्रक्ट करना, बनाना। बनाने के लिए क्या होगा कि एक वेव इस तरह से क्रस्ट और ट्रफ लेकर आ रही होगी, वो दूसरी वेव के ऊपर ऐसे फॉल करेगी कि उसका भी क्रस्ट और ट्रफ होगा, ये दोनों एक दूसरे के बहुत करीब हो जाएं, जिसको हम बोलते हैं क्लोजर टू ईच अदर। जब ये क्लोजर टू ईच अदर होंगे तो हमारे पास जो रिजल्टेंट वेव आएगी वो एक लार्ज एम्पलीट्यूड के क्रस्ट और ट्रफ से मिलकर बन रही होगी। ठीक है, यानी पानी के ऊपर अगर एक वेव इधर पैदा हुई दूसरी ऐसे पैदा हुई, जब दोनों मिल जाएंगी तो एक लार्ज एम्पलीट्यूड की वेव कंस्ट्रक्ट करेंगी। इसको हम बोल रहे हैं कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस इस तरह से होती है कि अगर दो वेव ऐसे ट्रेवल कर रही हो कि एक का क्रस्ट हो दूसरी का ट्रफ आ जाए, तो ये इसका एम्पलीट्यूड कैंसिल कर देगी, ये इसका एम्पलीट्यूड कैंसिल हो जाएगा, तो रिजल्टेंट में आपको कुछ भी नहीं मिलेगा, एक सिंपल स्ट्रेट सरफेस मिल जाएगी। डिस्ट्रक्टिव का मतलब होता है तबाह कर देना, खत्म कर देना। दोनों वेव एक दूसरे को खत्म कर देंगी, क्योंकि एक के क्रस्ट ने दूसरे के ट्रफ को खत्म कर दिया, इसके ट्रफ ने इसके क्रस्ट को खत्म कर दिया। जबकि इन दोनों में क्रस्ट और क्रस्ट सेम है, ट्रफ और ट्रफ सेम डायरेक्शन में है, तो रिजल्टेंट में एक लार्ज एम्पलीट्यूड आपको दिखाई देता है। जबकि इसके अंदर नो एम्पलीट्यूड ऑफ द वेव, नो एम्पलीट्यूड ऑफ वेव, इसमें बेटे लार्ज एम्पलीट्यूड आपको दिखाई देगा। तो ये कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंसेस हैं। इन इंटरफेरेंस, ये इंटरफेरेंस होगी सिर्फ वेव की, तो अगर हम इंटरफेरेंस साबित कर दें कि लाइट भी इंटरफेरेंस परफॉर्म करती है तो पता चल जाएगा तो लाइट इंटरफेरेंस तो होती वेव की है, तो फिर वेव भी इंटरफेरेंस करती है। तो बच्चों इसके लिए करना क्या है, इसके लिए मतलब ये इतना ड्यूरेशन क्यों लगा इंटरफेरेंस को साबित करने के लिए, इतना टाइम क्यों लगता है? चूंकि लाइट की इंटरफेरेंस करने के लिए दो चीजें जरूरी हैं, दो रिक्वायरमेंट्स हैं। पहली रिक्वायरमेंट ये है कि लाइट मोनोक्रोमेटिक होनी चाहिए, यानी सिंगल वेवलेंथ वाली होनी चाहिए। जितनी वेवलेंथ इस वेव की हो उतनी वेवलेंथ दूसरी लाइट की हो। जबकि लाइट की एमिशन जो होती है किसी भी सोर्स से, बेशक वो सूरज हो, बेशक आपके घर का बल्ब हो, लाइट की जो एमिशन है, लाइट जब निकलती है किसी भी सोर्स से तो वो रैंडम निकलती है। रैंडम निकलने की वजह से उन तमाम वेव्स की वेवलेंथ सेम नहीं होती। जब तमाम की वेवलेंथ सेम नहीं होती तो हम कहते थे कि इसलिए इसको मोनोक्रोमेटिक ऑफ लाइट सोर्स नहीं मिल रहा था। फिर क्या हुआ कि सोडियम क्लोरेट, इसको जब जलाया गया, इसके फ्लेम से निकलने वाली जो येलो लाइट है वो सिंगल वेवलेंथ वाली मिली। तो मोनोक्रोमेटिक सोर्स का
हमें अंदाजा हो गया कि लाइट मोनोक्रोमेटिक सोर्स में मिल गई। दूसरी फिर कंडीशन थी इंटरफेरेंस करने के लिए कि लाइट को कोहेरेंट होना चाहिए। कोहेरेंट के लिए क्या होगा कि दोनों लाइट सोर्स सेम वक्त में क्रस्ट और ट्रफ निकालें और आगे की तरफ ट्रेवल करवाएं। लेकिन ये जरूरी नहीं है कि क्रस्ट और ट्रफ दोनों जो निकल रहे हैं सेम टाइम में उनमें डिफरेंस नहीं होगा, वो डिफरेंस हो सकता है। यानी इनको हम बोलते हैं एक लाइट सोर्स पहले अपना क्रस्ट निकाल दे और एक कुछ टाइम के बाद अपना क्रस्ट निकाले और ये दोनों एक कांस्टेंट वक्फे के साथ आगे की तरफ ट्रेवल करते रहें तो भी ये चल जाएगा। अदरवाइज अगर दोनों सेम टाइम में ही निकाल के दो वेव्स भेजते हैं तो तब भी इसकी कोहेरेंट सोर्स होगा। तो पहले तो हम इसके लिख लेते हैं कि क्या हमारे पास रिक्वायरमेंट्स हैं। तो इंटरफेरेंस ऑफ लाइट, interference of light following condition should be hold। नीचे दी गई कंडीशन जो है ये पूरी होनी चाहिए। उसमें बेटे पहली कंडीशन क्या है कि लाइट सोर्सेज कहा जा रहा है तो उसका मतलब है कि टू लाइट वेव शुड बी मोनोक्रोमेटिक। मोनो का मतलब सिंगल होता है, क्रोमेटिक लफ्ज जो है वो वेवलेंथ से निकला। तो यानी उनकी वेवलेंथ जो होनी चाहिए वो सिंगल वेवलेंथ हो, या वेवलेंथ हम कह सकते हैं कि सेम होनी चाहिए। दूसरी जो कंडीशन है बेटे कि लाइट सोर्सेस शुड बी कोहेरेंट। लाइट सोर्स कोहेरेंट होने चाहिए। ये मैं रेड कलर से इसलिए लिख रहा हूं क्योंकि दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। आपने जब भी इंटरफेरेंस चेक करनी है तो ये दोनों पॉइंट्स जो हैं वो आपने क्लियर करने हैं, तब जाकर आपको इंटरफेरेंस का जो पैटर्न है वो समझ आएगा। तो सिंगल वेवलेंथ, पहली कंडीशन को अगर हम इलेबोरेट करें कि क्या है, किसी भी लाइट सोर्स से निकलने वाली जो लाइट है वो सिंगल वेवलेंथ की नहीं होती। आपने क्या करना होता है कि उसमें से एक सिंगल वेवलेंथ जो है वो गेट करनी है, हासिल करनी है। उसका तरीकाकार बेटे ये होता है कि हम लाइट सोर्स को, ये हमारे पास सोर्स ऑफ लाइट है एस, इससे बहुत सारी वेवलेंथ निकल रही हैं, लेकिन आपने इसके सामने एक ऐसी स्क्रीन रखनी है कि उस स्क्रीन के अंदर एक छोटा सा स्लिट हो। स्लिट क्या चीज होती है? स्लिट एक बारीक सा सुराख होता है और इतना बारीक होता है कि उसमें से सिर्फ एक ही वेवलेंथ गुजर सकती है। ये स्क्रीन बाकी तमाम वेवलेंथ को रोक लेगी। स्क्रीन क्या करेगी? तमाम वेवलेंथ, क्योंकि इसमें से डिफरेंट वेवलेंथ निकल रही हैं, वो तमाम वेवलेंथ को स्टॉप कर लेगी, सिर्फ एक ही वेवलेंथ को आगे जाने देगी। तो यहां से हमारे पास जो लाइट रेज निकल रही हैं, वेव फ्रंट की शक्ल में आगे जा रही हैं, वो जब इस स्लिट से पास करेंगी तो वो डिफरेंट वेवलेंथ उसकी रुक जाएंगी, स्टॉप हो जाएंगी। आगे जाने वाली वेव फ्रंट के पास, तमाम के पास मोनोक्रोमेटिक लाइट होगी, यानी सिंगल वेवलेंथ वाली लाइट हमें मिल रही होगी आफ्टर पासिंग थ्रू द स्क्रीन। मोनोक्रोमेटिक, ये मोनोक्रोमेटिक लाइट आगे की तरफ है। यानी हमने पहली चीज कैसे अचीव करनी है, यह साइंटिस्ट को 100 साल लग गया इस चीज के बारे में तहकीक करते हुए कि लाइट इंटरफेरेंस कैसे करेगी, कैसे करेगी, कैसे करेगी। तो उनको ये दो पॉइंट्स मिले कि लाइट की वेवलेंथ को सेम होना चाहिए
और लाइट सोर्सेज को कोहेरेंट होना चाहिए। आगे चल के मैं कोहेरेंट को भी बयान करूंगा। तो लाइट सोर्स की वेवलेंथ सेम लेने के लिए उन्होंने जब तहकीक की तो पता चला कि किसी भी सोर्स ऑफ लाइट से एक जैसी वेवलेंथ नहीं निकलती मास वाइज सोडियम क्लोराइड के। तो किसी भी रैंडम सोर्स से, मतलब बल्ब से, ट्यूबलाइट से या सूरज की लाइट से आपने सिंगल वेवलेंथ हासिल करनी है तो उसका एक ही तरीका है कि उसके सामने एक स्क्रीन रखो, उसमें एक स्लिट डाल दो, छोटा सा सुराख कर दो, वो सुराख इतना बारीक हो कि उसमें से सिर्फ एक ही वेवलेंथ की लाइट गुजर सके, बाकी तमाम वेव स्टॉप हो जाएं। जब तमाम वेव स्टॉप हो जाएंगी तो फिर हमें मोनोक्रोमेटिक लाइट मिल जाएगी। मोनोक्रोमेटिक लाइट तो मिल गई, लेकिन हमें मोनोक्रोमेटिक के दो सोर्स चाहिए और फिर दोनों सोर्स कोहेरेंट होने चाहिए। कोहेरेंट का मतलब है उन दोनों का फेज सेम होना चाहिए। इसका तरीकाकार हमने इख्तियार करने के लिए हमने इसके सामने फिर एक स्क्रीन रखी, उसके अंदर एक की बजाय दो सुराख कर दिए, स्लिट 1 और स्लिट 2। तो ये लाइट सोर्स मोनोक्रोमेटिक तो थी, फिर ये लाइट सोर्स जब इन स्लिट में से पास करती है तो जब आगे वेव्स चलती हैं, ये वेव आगे ट्रेवल कर रही है, तो ये वेव एक ही वक्त में इस स्लिट में से भी निकलती हैं, इस स्लिट में से भी निकलती हैं। जब एक ही वक्त में लाइट वेव्स निकलेंगी तो वो कोहेरेंट बन जाएंगी। क्योंकि लाइट वेव कोहेरेंट कब होती हैं? जब दो वेव्स के दरमियान एक जैसा फेज आ जाए, फेज ऑफ वाइब्रेशन हो। एक वेव के सेम एक वेव की जब हम बात करते हैं तो हमारी यहां पर मौजूद सिर्फ एक ही वेव है, क्योंकि स्लिट से एक वेव गुजर रही है। फिर हमने एक वेव को जो कि मोनोक्रोमेटिक थी उसको तोड़कर दो के अंदर बदल लिया, तो दो तरह की वेव फ्रंट्स आगे चलने लगी। तो वो दोनों वेव फ्रंट एक जैसा फेज रखती थी, इसलिए वो कोहेरेंट भी हो गई। कोहेरेंट सोर्सेस, इससे हमें कोहेरेंट सोर्स मिल गया। तो ये तरीकाकार था फिजिकली उस लाइट को मोनोक्रोमेटिक से कोहेरेंट की तरफ लेके जाने का। यानी आपने तमाम लाइट, किसी भी सोर्स ऑफ लाइट से डिफरेंट तरह की वेवलेंथ निकलती हैं, तमाम को स्टॉप कर लिया, सिर्फ एक तरह की वेवलेंथ आगे जाने दी, तो वो लाइट बन गई मोनोक्रोमेटिक। फिर एक वेवलेंथ को तोड़कर दो में बदला तो वो बन गई कोहेरेंट। इसका मतलब है दुनिया में एक ही तरीका है कोहेरेंट और मोनोक्रोमेटिक लाइट हासिल करने का। वो क्या है? जब भी आप मोनोक्रोमेटिक लाइट को तोड़कर दो में बदल लोगे, यानी एक वेव को तोड़कर दो में स्प्लिट कर लोगे, तब आपकी वो मोनोक्रोमेटिक लाइट कोहेरेंट में बदल जाएगी। जब आप दो अलग अलग बल्ब चला के उनसे लाइट लेने की कोशिश करोगे, दो वेव्स, क्योंकि हमें इंटरफेरेंस के लिए दो वेव्स चाहिए, जब आप दो अलग अलग बल्ब चला के दो वेव्स लेने की कोशिश करेंगे, जो कि साइंटिस्ट 100 साल तक प्रैक्टिस करते रहे, तो उनसे कभी भी मोनोक्रोमेटिक और कोहेरेंट लाइट नहीं मिलेगी। मोनोक्रोमेटिक और कोहेरेंट लाइट सिर्फ उसी वक्त मिलेगी जब आप एक सोर्स ऑफ लाइट लोगे, उससे पहले मोनोक्रोमेटिक लाइट बनाओगे, तमाम वेव को स्टॉप करके सिर्फ एक वेव को आगे गुजरने देना, फिर उस एक वेव को तोड़कर दो में बदलोगे, तो फिर आपको वो मोनोक्रोमेटिक लाइट होने के साथ साथ कोहेरेंट लाइट भी मिलनी शुरू हो जाएगी। इस तरीके से आप मोनोक्रोमेटिक और कोहेरेंट लाइट हासिल कर लोगे। तो इट्स ऑल अबाउट किस तरह से साइंटिस्ट ने ये दोनों कंडीशन अचीव की, और आज हम इंटरफेरेंस के डिफरेंट पैटर्न्स जो अपनी लाइफ में देखते हैं, जो कि हम इस चैप्टर के अंदर भी 1 by 1 स्टडी करेंगे इंशाल्लाह। ओके जी बेटे, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।